अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 106 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं जी। आज माज़रत के साथ सुबह मैं एमए की क्लास में जब पहुंचा तो मेरा वन नोट एकदम से रीड ओनली हो गया। तो अभी दूसरे लैपटॉप पे काम चल रहा है तो मैं वन नोट पे आज कुछ लिख नहीं सकूंगा माज़रत के साथ। भाई उसे कहना एक किताब भी मुझे ला दे, मैं उधर रख लूँगा, ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ। तो अगर ब्रेक तक हो गया वन नोट राइटिंग वाला तो फिर उस पर भी लिख लूँगा, ठीक है। आज रेशोज़ को वालेकुम सलाम तुल्ला। अच्छा ये तो मैं कल कर लेंगे ना, कल आखिरी क्लास करेंगे, कल इंशाल्लाह आखिरी क्लास करेंगे। आज यार रेशोज़ ख़त्म करते हैं, सुन लो मेरी बात, प्लान सुन लो, ठीक है। रेशोज़ के एक दो पास पेपर्स हैं जो मेरा दिल है कराने हैं। एक इंक्रीज डिक्रीज वाला कराना है, फिर रेशो का एक वो हुगो बॉस वाला वर्टिकल एनालिसिस वाला है, वो डिफरेंट है, वो कराना है। इस टाइप का तो सवाल आपको ये शिफॉन वाला जैसे दिया था, आप करके आए हो होमवर्क में? ढीला यस किया है, 2 किए हैं, और आपने? तो एनीवेज इन सवालों को 2-1 सवाल यहाँ से करा लूँ, उसके बाद कोई 1-2 पॉइंट्स हैं उसमें डिस्कस करना है, बताने हैं आपको, रिवीजन प्लान में डले होंगे। 2-4 MCQ ज़रा टेक्निकल हैं वो करा लूँ, फिर इसको साइड पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली प्लानिंग भी सुन लो। हमारा ये रीसेंट अटैम्प्ट है जिसको हमने करना है। अब इस रीसेंट अटैम्प्ट में मैं लिख नहीं सकता इसके ऊपर फ़िलहाल, थोड़ी देर के लिए, अल्लाह करे ब्रेक तक मेरे दूसरे लैपटॉप में हो जाए वो 11 वाला। बस वो आदत होती है ना बुरी, उन्होंने काफ़ी अर्से ऊपर लिख ही रखा कि ये चेंज कर लो, हमने नहीं किया। हालांकि वो पेड वर्जन होता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन वो चेक किया ना तो हाथ नहीं चला, नया था ना, ज़रा मज़ा नहीं आया, चलाई गई। आज आके मैंने सुबह लेक्चर नंबर लिखा है, एकदम से ये ऊपर ये अब क्लिक नहीं हो रहा है, तो वो रीड ओनली हो गया, ठीक है। तो बहरहाल इस पर इस तरह करके क्रॉस लगाना था मैंने। रिसेंट अटैम्प्ट का भाई पर्चा इनके लिए मंगवा लो जल्दी से, ठीक है। अच्छा, तो ये सबसे पहला सवाल जो है ना जी, ये है IS 41 का, ठीक है। IS 41 चला गया FAR में, ये मैंने उनको कल ही कराया FAR वालों को, ये अब आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है जी, खुशी से क्रॉस करेंगे। उसके बाद कलाकंद लिमिटेड वाला सवाल हम कर चुके हैं। IFRS 9 में हमने डिस्कशन की थी, मैं आपको ये ज़रा दिखा दूँ, अपना प्लान शेयर कर दूँ। कल का दिन थोड़ा सा बस मुझे दे दें, हिम्मत करके, हैं प्लीज़। सिर्फ मैं बताता हूँ ना, अभी आज रेशोज़ को साइड पे करके जाएंगे, तो कल सिर्फ ये 3 से 4 सवाल हैं, ये 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, करके छुट्टी कर लेंगे, ठीक है, ओके इंशाल्लाह। अच्छा, ये जनाब IFRS 9 में ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यकम मार्च पे कलाकंद लिमिटेड एक्वायर्ड इतने, डिस्कस पॉसिबल क्लासिफिकेशंस। फिर क्वेश्चन 11 क्या, यूजिंग सेम डेटा इन क्वेश्चन 1, तो ये हमने अपनी क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, अच्छी खबर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये वही सवाल हैं, कलाकंद लिमिटेड यूजिंग क्वेश्चन डेटा 1, तो ये हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो गई थी, ठीक है। इस दफ़ा ज़रा एक्सीडेंटली, क्योंकि किताब में डले हुए थे, आपको पता है जब हम टॉपिक कर रहे होते थे तो फ्लो में हम सब कुछ ही कर देते थे, तो ये कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मैं ब्रेक ना लगा पाया और हो गए डिस्कस, चलो अच्छा हो गया। खाजा लिमिटेड IS 12 का सवाल है, ये मैं आपको कल करवाऊँगा। पतीसा लिमिटेड IS 37 का सवाल है, ये मैं आपको कल कराऊंगा इंशाल्लाह। 2 हो गए। अब इनमें चूंकि डिस्कशन है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, IS 12 वाले में थोड़ा टाइम लग जाएगा। MCQs होपफुली रेशोज़ हो गई तो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब 2 सवाल लिख लो, मैं टिक नहीं कर सकता आज, ठीक है। चौथा और 5वां हमने रिसेंट अटेम्प्ट का करना है सवाल, ठीक है, आप देख के भी आ सकते हैं पहले, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जलेबी लिमिटेड IFRS 15 का सवाल है, ये मैंने आपको कराना है, ठीक है। 3 हो गए, सही है। लीज का सवाल, बच्चों को बड़ा तंग किया था इस सवाल ने, कौन सा सवाल है समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये सवाल मैंने आप करवाना है। 4 हो गए। और उसके बाद आपका फेवरेट अमृति लिमिटेड, अमृति आपकी फेवरेट है, तो ये सवाल 5 सवाल करने हैं। अब इन 5 सवालों को करने के अंदर मेरे ख्याल में 4 घंटे लग जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये कल का काम होगा, ठीक है। MCQs में कोशिश करूँगा आज ही कर लूँ, ओके। तो थोड़ा साथ देना, क्योंकि बिल्कुल अकेला कैमरे को ना सब समझ आ जाती है। मैं 2 घंटे में फारिग हो जाऊँगा 4 घंटे का काम करके, मेरे लिए तो आसानी है, लेकिन फिर मेरे बच्चों के लिए तो आसानी नहीं है ना, ओके। रेशोज़ को क्यों नहीं लिफ्ट करा रहे? अच्छा, रेशोज़ को क्यों नहीं लिफ्ट करा रहे? वैसे बाय द वे
आसान है, हैं? आ गया था तो इस दफ़ा ईपीएस आएगा आपके ख्याल में? अच्छा, वैसे मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन रेशो है बहुत हैवी टॉपिक। ये अल्लाह की तरफ से बस लगता आसान ज़रूर है, क्योंकि पास होने तक का बंदा कर लेता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे पूरा एक सेशन सिर्फ यही पढ़ते रहो तो ये कम है। ये ऐसा टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ वैसे, ठीक है? अच्छा, ऐसा कर लो यार, आज बच्चे तो 3-4 ही आए हैं, तो एक बच्चा इधर अगर बैठ जाओ ना, तो हाँ इधर सामने, ताकि वो मेरे कैमरे वाले बच्चों को मैं देखता रहूँ। ऑनलाइन वालों को लगेगा पता नहीं क्या, इधर इस साइड पे आओ, बस इधर इधर, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है? और आप थोड़ा सा अगर इधर चले जाओ, इधर हैं मेरे चांद, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर दे। तंग तो नहीं हुए मेरी इस बात से? जीते रहो। अच्छा जी, रेशोज़ हम कर चुके थे। रिवीजन प्लान के अंदर आपको डाल दिया गया है कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, क्या क्या करना है। एम आई राइट? ठीक है। अब सारी रेशोज़ निकालनी हमें आती है। एक बड़ा अहम सफ़ा हमारे पास था जिसको आपने ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। वो सफ़ा हमारा नंबर है, मैं लिख नहीं सकता इस पे आज, माजरत, आज सारा कुछ फिर बोर्ड पे ही करेंगे, गुजारा करेंगे जैसे भी। अभी ये इंटरप्रिटेशंस वाले जो चंद सफ़हात हैं, ठीक है, रेशोज़ का रीड ऑनली करना है आपने, ठीक है? तो ये एंड पे 4-5 सफ़े हैं जिनको बस एक बार आपने पढ़ लेना है एहतियात के ज़ुमरे में रहते हुए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद पास पेपर्स हमने शुरू किए थे। उससे पहले हमने रेशोज़ निकालना सीखी थी। रेशोज़ अपने क्वेश्चन से निकाल के फिर पास पेपर्स के अंदर हमने इस एक तरह के सवालों को डिस्कस कर लिया था। हुगो बॉस आपको मैंने होमवर्क में दिया था, ये किसी ने किया हो, ये मैंने कराना है, मैंने वैसे भी कराना है, ये डिफरेंट है चूँकि, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको शिफॉन लिमिटेड करा दिया था, क्लियर था, कोई मसला? उसके बाद मैंने कहा था बहुत ही कीमती सवाल है ये, प्रेशापुर लिमिटेड, ठीक है, आपने किया हुआ है, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? असल में उसने इंटरप्रिटेशन नहीं मांगी थी। बच्चे पता है क्या करते हैं, आपको रेशोज़ का टॉपिक आता है, पर फिर भी तसल्ली से एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ो, फिर पूरा सवाल पढ़ो रिक्वायरमेंट समेत। एक बार हो गया, फिर पूरा सवाल पढ़ो रिक्वायरमेंट समेत। 2 बार हो गया, आ जाओ बेटा आ जाओ, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़नी है ना, ठीक है? पूरा सवाल पढ़ो, 2 बार हो गया, फिर उसके बाद तसल्ली से सवाल करो। क्योंकि इस अटैम्प्ट के अंदर बच्चों ने क्या मसले मसाइल उनको पेश आए, बच्चों ने पकड़ के आईकैप से डिस्कशंस जब होती है ना इस तरह की बातों के ऊपर, ठीक है, या कमेंट्स बंदा पढ़ता है तो वहाँ पे नज़र आ रहा होता है बच्चों ने पकड़ के इंटरप्रिटेशन की हुई। और इंटरप्रिटेशन नहीं मांगी हुई भाई, उन्होंने कहा ये रेशोज़ निकालो और डिस्क्राइब करो हर मैनेजमेंट डिसीजन का क्या असर होगा। ये क्या है? ये बेंचमार्क हैं। कहानी क्या थी? कितने बच्चों ने ये सवाल तो किया ही होगा, ये सवाल किया, ठीक है? पिछली बार किए हुए को नहीं बताना भाई, इस बार करना है। वो सरप्राइज दे सकता है आपको कि बच्चा भी यही सोच रहा होगा जो आपने मुझे अभी बोला। थोड़ा सा इधर हो जा चांद, थोड़ा सा इधर, शाबाश, जज़ाकल्लाह। बच्चा भी यही सोच रहा है कि रेशो तो आ गया है, तो फिर देख के देखते हैं भाई, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के लिए तो ये नया टॉपिक है ना, दोनों ही नए हैं, ईपीएस भी, ये भी, दोनों इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। आप उसको लिफ्ट नहीं करा रहे। ईपीएस तो चलो फिर ठीक है, चल रहा था क्योंकि आप लोग रेगुलर थे सस्टेनेबिलिटी के लालच में, हालांकि उससे निकला कुछ नहीं, वो जान के मैंने साइड पे रख लिया था। रीडिंग थी थोड़ी सी और एमसीक्यूज की तैयारी थी, तो जान के मैंने इसलिए रख लिया था साइड पे, मुझे पता था आप लोगों को, ठीक है ना? तो इसलिए ईपीएस तो करवा लिया आपसे, अब इसमें आप सीरियस नहीं हो रहे तो प्लीज़। बेंचमार्क रेशियोज़ हैं, वो कहानी ये थी कि एक पोटेंशियल बायर ने कहा है कि हम आपको खरीद लेंगे अगर आप ये रेशियोज़ 30 जून 25 पर अचीव कर जाएं, ठीक है? अब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इस वक्त 30 जून 24 की, तो हमने वो रेशियोज़ निकाल लेनी, ठीक है? वो रेशियोज़ निकल आई तो उसके बाद इनको पढ़ के हमने ये बताना था कि इस डिसीजन से हम बेंचमार्क की तरफ जाएंगे या उससे दूर होंगे। यानी बेंचमार्क अचीव होने की तरफ जाएगा, जैसे उन्होंने कहा कि जी हमने सोचा है कि मेजर सप्लायर को जो हम कैश पर पेमेंट करेंगे टू अवेल डिस्काउंट। अब यहाँ पर करंट रेशो, गियरिंग रेशो है, एसेट टर्नओवर रेशो है, बेसिक ईपीएस भी, अच्छा ईपीएस भी थी इसके अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ें पढ़ के आपने बताना था कि ये स्टेप लेने से, जैसे मिसाल के तौर पे डिस्काउंट मिलेगा तो आपका जीपी बेहतर हो जाएगा, ठीक है? इंटरेस्ट बढ़ जाए, शायद आपको फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़े, लेकिन जीपी बढ़ेगा। तो आप इस तरह से आपने बताना था हर स्टेप का बेंचमार्क की तरफ क्या असर है, ठीक है? आसान था सवाल या मुश्किल था? हाँ ठीक था, किया हुआ था चूँकि, इसलिए ज़्यादा मसला नहीं हुआ गालिबन। चलें
इम्पॉर्टेंट था ये सवाल। ये सवाल भी मैं अभी आपको करा दूँ क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल साइकिल वाला सवाल है और ये भी कम से कम एक टाइप का सवाल मैं अपनी तसल्ली के लिए करा तो लूँ ना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने ये होमवर्क में दिया था सवाल वेल लिमिटेड, ये निस्बतन आसान सवाल था, ठीक है। वही रूटीन वाला, रेशियोज निकालो इसके बराबर और पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरिएशन बता दो, जैसे हमने डिस्कशन की थी। क्यों नहीं इधर हो रहे, थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, कैमरे के सामने असल में करना चाह रहा हूँ ना तुम्हें, ताकि तुम्हें देखूँ और कैमरे वाले भी बच्चे साथ आ जाए ना मेरे, ठीक है। अब बच्चे कम हैं ऑनलाइन वालों, बच्चे चले गए हैं, उन्होंने कहा रेशियोज हमें आती हैं, ठीक है, पर्चे में आएंगी तो फिर अल्लाह करे आसानी से पास हो जाए, ठीक है। लेकिन सीरियस तो लें कम से कम, इसको रिवीजन प्लान वाले सवाल ज़रूर कर लेना, ओके। अच्छा जी, ये सवाल किया कितने बच्चों ने होमवर्क दिया था? वो एक बच्चे ने किया, माशाल्लाह। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर? ये एक तरह के 3 सवाल थे, एक और भी था, ये कमर लिमिटेड, एक और भी है इससे पीछे वाला, ये किया था, यानी आखिरी छोड़ा आपने जो मैंने कराना है, गुड हो गया जी। इसमें कोई मसला आया हो, रूटीन की एडजस्टमेंट कंप्यूट करो रेशियोज, अब 5, 6, 7 नंबर की रेशियोज कैलकुलेशन होती है, वो तो मिल ही जाते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद कीपिंग इन व्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड रीजंस ऑफ वेरिएशन। अब ये सारे सवाल ना डिफरेंट थे प्रेक्षापुर से। इन सारे सवालों में ये था कि मिसाल के तौर पे ये क्या है जी, ये रेशियो 2020 की हैं और हम खड़े हैं 21 में, तो 21 की रेशियोज निकाल के हमने फिर बताना है मैनेजमेंट के इन डिसीजंस की वजह से इन रेशियोज पे क्यों असर आया है, बढ़ी हैं कम हुई हैं, किस वजह से कोई रेशियो बढ़ी है या कम हुई है। ऐसे ही आखिर वो सवाल भी था, इससे अगला भी, लेकिन जो प्रेक्षापुर वाला सवाल था वो बड़ा कीमती था। उसने कहा खरीदने आया को बंदा, वो कह रहा है ये बेंचमार्क अचीव करोगे तो हम खरीद लेंगे आपको। अब हम अगले साल ये बेंचमार्क अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी कोशिश करनी है वैसे तो हमने कि ये अचीव हों, तो कुछ मैनेजमेंट ने स्टेप्स लिए, तो उन स्टेप्स का असर बेंचमार्क्स पे क्या पड़ना है, बस ये बताना था, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। और उसके बाद चौथा इस जैसा सवाल है, ये शेक्सपियर नहीं, ये तो बहुत आसान है, बहुत से ज़्यादा आसान था, किधर गया वो सवाल, ये एसके लिमिटेड। तो खैर रिवीजन प्लान के अंदर अब जो डले हुए होंगे, अब ये एक जैसे सवाल हैं, प्रेक्षापुर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, और बाकी ये एक जैसे सवाल हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। ये जनाब वर्टिकल एनालिसिस आपको जाते जाते पढ़ाया था मैंने, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस इज़ वेरी इजी, कोई मसला इसमें नहीं है। रिसेंट अटेम्प्ट आ गई है, बहुत ढीली सी नहीं है यार, प्रिंट निकाल लो, ये क्या प्रिंट ऐसा निकला है, तो कॉपी इनसे करवा लो, नहीं उनको डायरेक्ट भेज के कॉपी करवा लो, किताब इधर रख दो, ऐसे तो। अच्छा जी, अब वर्टिकल एनालिसिस तीन नंबर का है, ठीक है। 3 नंबर का काम आसान था, 2 रेशियोज निकाल के 5 नंबर कमेंट करने के दिए हैं, इसमें एक टेक्निकल बात थी वो सिखानी है, ठीक है, इसलिए मैं ये सवाल भी कर रहा हूँ। HBL is a newly established company in the book selling industry where Dunhill Desired Limited is a market leader. The management of HBL aims to compare its financial performance with that of DDL. अब इसीलिए तो वर्टिकल एनालिसिस जब आप पढ़ेंगे ना, मैंने तो वहाँ से आपको तरीका सिखाया था उसका, उसके दफ़ा रीड करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि वर्टिकल एनालिसिस जो है, जब हम परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं चीज़ों को, तो ये साइज़ ऑफ कंपनी को साइड पे कर देता है। जितनी मर्जी सेल बिलियन में है, दूसरे की हज़ारों में है, एज अ परसेंटेज आ गया तो दोनों कंपेरेबल हो गए कि 100 रुपये की सेल में इतने रुपए जीपी, इतने रुपए, कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। तो HBL वाले भी अपने मार्केट लीडर के साथ खुद को कंपेयर करना चाह रहे हैं। आप खुद देख लो, 1700 मिलियन है और 340 मिलियन है, बहुत बड़ा फ़र्क है साइज़ का, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ HBL एम्स टू कंपेयर, ठीक है जी, विद DDL, हाउएवर ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर साइज एंड ऑपरेशनल स्केल, a direct comparison of their financial statements is challenging. Below are summarized financial statements of both companies: sale, cost of sale, GP, फिर operating expense, interest expense, taxation, और अब आकाश के मेरा वन नोट चल रहा होता तो मैं यहाँ पे इसको लिखता। एनीवेज वर्टिकल एनालिसिस को, खैर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है हमें, और उसके बाद रिक्वायरमेंट है परफॉर्म अ वर्टिकल एनालिसिस ऑफ सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर HBL एंड BBL। अब क्या बताया था आपको, वर्टिकल एनालिसिस में क्या करते हैं हम, हर चीज़ को सेल के साथ जोड़ देना है, हर चीज़ को सेल के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो वर्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं जी। ये रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी,
क्वेश्चन 17 पेज 51553। ओके, अच्छा जी, अब वर्टिकल एनालिसिस 3 नंबर का ये काम है, बहुत आसान काम है। सेल्स है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर जी अच्छा साथ साथ वैसे इसको तो 100 लिख लेंगे ना, अब ये 100% हो गया, ठीक है। उसके बाद बल्कि मैं यूं ही कर देता हूं, ठीक है, 340 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, ताकि पता हो तरतीब क्या चलनी है, ठीक है। तो 340 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100 जी, HBL आ जाएगा, और फिर ऐसे ही दूसरा कौन सा है, BBL है, DDL। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, HBL, और इधर आ गया जी DDL, ठीक है। अब दूसरे की सेल कितनी है जी, 1700, पूरा 1700, 1700 डिवाइडेड बाय इंटू 100, ये क्या किया है, सेल कितने परसेंट है सेल का, ठीक है ना, आगे की तरतीब सीधी होगी। ओके, तो 100 और 100। अब कॉस्ट ऑफ सेल कितने परसेंट है सेल का, तो 238 डिवाइड बाय 340, 1156 डिवाइडेड बाय, बताइए जी कितना, डिवाइड बाय 340 इंटू 100, और दूसरा है 1156 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू 100 जी, 70%, और लो जी। वैसे साथ साथ थोड़ी हल्की फुल्की वजह, क्या वजह हो सकती है जी इसकी कॉस्ट ऑफ सेल कम आई है DDL की HBL से, क्या वजह हो सकती है, ऐसी पॉसिबल रीजन। पहला लेक्चर, परचेजेस ज़्यादा होने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल की परसेंटेज तो कम आ रही है। वो 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं तो उसमें 70 रुपये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं तो इसमें 68 रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ सेल है। ये तो बेहतर हो गया उल्टा, क्या वजह होगी, जी हाँ आप बात सही कह रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते, परचेज ज़्यादा होगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो हो सकता है उनको फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से कहीं बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह मिला हो, तो इसलिए शायद इनकी कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे पॉसिबल रीज़न है, पता तो हमें नहीं है, पॉसिबल रीज़न ही बतानी होती है ना जी, ठीक है। ओके, अच्छा चलें जी, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 30 है और 28, 32 है, 22 डायरेक्ट ना हो तो टार्जन। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, अच्छा वैसे जीपी को भी आप एज अ परसेंटेज ऑफ, उधर रखें, जीपी को भी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल ही लिख दें, ऐसे बैलेंसिंग भी निकल सकता है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं 102 डिवाइडेड बाय इंटू 100, और 544 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू 100, तो यही आंसर, ठीक है जी। उसके बाद लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 78 है और 391 है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी 78 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, और डिवाइडेड बाय 1700 इंटू 100 जी, 22 और जी 23%। अच्छा अब देखो, मेरे दिल में ऐसे ही आ रही है, हालांकि उसने तो नहीं निकाला हुआ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो मेरे दिल में आ रही है PBIT निकाल लें अगर आपकी इजाज़त हो तो, मैं परसेंटेज नहीं लगाऊंगा, बात करते ज़रा आसानी होगी, वो असल में वन नोट मेरा नहीं ना चल रहा, उधर मैंने बनाया होता तो मैंने ना ऐसे करके छुपा देना था जिस बात को छुपाना होता, या ऐड कर देता, तो वो अब मैं ज़रा थोड़ा सा एडिशनल लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बता दो मुझे PBIT कितना है, यानी आपके सोल्यूशन का ये हिस्सा वैसे नहीं है जी,
7.1 है और नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस है और टैक्सेशन है। इंटरेस्ट एक्सपेंस और तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है जी? 5 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100 और इनका भी 5 है, 1700 इंटू 100 जी। लगता है लोन बहुत कम रखा हुआ है पुरानी कंपनी ने। इसका 1.47 आ गया और 0.29। इसको यार अब थोड़ा सा तो माफ़ी दे भी दो, 1.5 कर दो और इसको 0.3। ठीक है, इतनी को माफ़ी मुझे अब दे दें। और भी है कुछ? क्या है? हाँ, तो पीवीटी तो हमने कहीं यूज़ करना नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ जैसे उसने किया हुआ। तो टैक्सेशन जी इंटू 100, 1700 इंटू 100 जी, 1.8 और 2.8। बस, और तो कुछ नहीं है ना जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बैलेंस निकाल लो, या इसको भी 13 डिवाइड बाय 340 कर दो आप और 101 डिवाइड बाय 1700 कर दो। प्रॉफिट लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आ गया जी, कितना है जी? 13 डिवाइडेड बाय, यानी अगर 340 रुपये की सेल हो और 13 रुपये का उसमें नेट प्रॉफिट हो तो कितने परसेंट है वो निकल आया। ठीक है, ऐसे ही 101 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू 100 इज इक्वल टू 3.8 और 5.9। नहीं जी, आपका वर्टिकल एनालिसिस है, इसलिए नहीं मैंने कराया, ये तो आपको ज़बानी भी समझा दिया था। मैंने पार्ट बी के लिए असल में आपको ये सवाल करवाया, और डिफरेंट सवाल है, अकेला है, इसलिए भी करा रहा हूँ। या भाई आपने होमवर्क वाले सवाल किए थे रेशो के? एक छुट्टी जो मिल गई थी इत्तफाकन, मैंने कल एफआर को बुला के फारिग कर दिया। मैंने कहा यार जहन पे 3 सवाल है ना, एक उतारें, फिर 2 रह जाएंगे, फिर उन 2 को उतार रहा हूँ। अब मगरों नहीं, दिमाग से जी। नहीं किए थे? एक बच्चे ने किया हुआ होमवर्क, जो चंद बच्चे आए हैं उनमें से एक ने होमवर्क किया हुआ है। सो वेरी नॉन सीरियस। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये रखते हुए सोचना था ना। अच्छा, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। ये अब कल आखिरी क्लास है ना हमारी, उसके बाद फिर बैठ जाएंगे ना तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। डूएबल है, हो जाएगा इंशाल्लाह। लगता है लगता है। कॉस्ट तो फिर आप पढ़ी नहीं शायद इस दफ़ा। अच्छा चलो, कुछ भी नहीं, सब आता है इंशाल्लाह। आज आप सुबह आए तो आप नींद में थे। और भी टेंशन अच्छा जी, बी पार्ट, नींद में ना होते तो आपको पता लगता है। प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एफओएच का सवाल हमने किया है, उसमें हमें कोई मसला नहीं आया। उससे पहले आपकी आंख लगी हुई थी, कहता है उसकी समझ नहीं आ रही थी, सो रहा था क्लास में बैठा हुआ। मैं क्या हुआ, नींद नहीं ली? चलो अल्लाह बरकत दे, 6 घंटे कर लिया अगर कुछ नहीं होता। अच्छा जी सुने, अब रिटर्न ऑन कंप्यूट रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी फॉर बोथ। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला क्या है जी? मुझे तो भूल गया। बड़े तैयारी है ना आप लोगों की। रिटर्न ऑन एसेट पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट्स। बड़ी गल है, बड़ी याद की हुई है जी। पीबीआईटी ओवर
एवरेज, अब एवरेज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक एक साल की बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। तो पीबीआईटी कितना है जी? पीबीआईटी हमने इत्तेफाक से निकाल लिया है। हाँ जी जी, कितना? 7.1 तो नहीं है ना, हमारा काम नहीं चलेगा, वो तो परसेंटेजेस हैं, तो यहाँ पे फिर दोबारा कर लो। हाँ जी, सवाल में क्या गिवन है? सवाल में क्या गिवन है? जीपी में से ये माइनस कर दो, आपकी मर्जी है। जीपी में से 102 में से 78 माइनस कर दो, या उलट चलो तो दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, इसलिए मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। जीपी में से माइनस करो, जीपी में से माइनस करो, उसके बाद टोटल एसेट्स हैं 91 और 438, 91 और 438, ठीक है जी। तो पीबीआईटी निकालो जी, बोलो जी। -78 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 100 इज इक्वल टू 26.4%। चलो 4 कर लो, ठीक है। दूसरी है जनाब आपकी डीडीएल। डीडीएल का पीबीआईटी कितना है? 544 माइनस 391, तो 544 माइनस 391 चेक किया मैंने, इसको कल के लिए कह दिया कल आ जाओ, ताकि कल की क्लास ले फिर इसको बताऊंगा है। अच्छा जी, डिवाइड बाय, मैं आज गल्लां दस दियां सारी, इन्हें तो कल आना ही नहीं जी। पास तो इंशाल्लाह आप लोग हो जाओगे जी। 34.1 डेसिमल तक चला लो, 9%, ठीक है जी। कौन सी कंपनी बेहतर है? डीडीएल। कौन सी कंपनी बेहतर है? डीडीएल। क्या मतलब है जी इसका? इसका मतलब है मैं ना यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो मेरा दिल कर रहा है एक स्टेप और भी लिखूँ, ज़रा बात बोलने में आसानी होती है। खैर करना तो उसको यूज़ वैसे नहीं होता। ये जी 102 माइनस कितना था जी? 102 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 91 था ना, तो इसका मतलब क्या होता है जी? आंसर बताओ ना। 102 माइनस 78 पॉइंट, नहीं बेटा, 102 माइनस 78 का आंसर बताओ ना। हाँ, 24 डिवाइडेड बाय 91, ठीक है। ये मैंने बस ज़रा बताना था इस तरह से बोलने के लिए कि इस कंपनी में आपने 91 के एसेट्स से 24 कमाया, ठीक है। ऐसे ज़रा बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने ज़रा एक स्टेप आगे किया है बोलने के लिए बस, ठीक है। 544 माइनस 391, 544 माइनस 391 बटा कितना था? 438, तो ये कितना बनता है? 153 डिवाइडेड बाय 438। अच्छा, अब ये रेशो क्या बताती है? इस कंपनी में 91 रुपये के एसेट्स से हमने 24 रुपये प्रॉफिट कमाया, और जबकि दूसरी कंपनी में 153 के एसेट से 438 के एसेट से 438 के एसेट से 153 कमाया। अब लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही होती थी, इसीलिए हमने फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताया कि यहाँ पे 100 रुपये के एसेट्स ने 24 रुपये कमाए, और यहाँ पे 100 रुपये के एसेट्स ने 34 रुपये कमाए, 35 रुपये। बात समझ आई अब? ठीक है ना। असल बात तो यही है कि इतने एसेट्स लगाकर इतने प्रॉफिट्स कमाए, और इधर इस कंपनी ने 438 के इतने एसेट्स लगाकर 153 का जो प्रॉफिट्स कमाए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो अब ये समझ नहीं आ रही होती थी तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, अब समझ आ रही है। 100 रुपये लगा के इसने एसेट्स में 26 रुपये कमाए, और यहाँ पे हमने 35 रुपये कमाए हैं 100 रुपये के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। अब बेहतर कौन सी कंपनी है? डीडीएल। क्यों बेहतर है? कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है? एक बात याद रखना, हमने डिसीजन मेकिंग करनी है इसकी बेस पर, ठीक है ना। तो यही बोलो कि इसकी ये प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं। ये प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह मेन क्या नज़र आ रही है आपको? देखें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, जीपी का फ़र्क ज़्यादा है, और जीपी पे असर क्या चीज़ डाल रही है ज़्यादा? तो वही जो पहली बात आपको बताई थी मैंने कि प्रॉबेबली ये लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो इसमें हो सकता है इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट प्रोडक्शन की कम पड़ रही है, ठीक है। समझ आ गई?
अच्छा, अब कमेंट भी करने का बोला है ना उसने, कंप्यूट रिटर्न ऑन एसेट एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस इन ईच रेशियो बिटवीन। पहली में भी बताना ही है, तो बताओ इसके बारे में लिखो। लिखो जी, रेशियो ऑफ DDL इज बेटर ड्यू टू 26 पॉइंट कितना था, 4 जी। तो लिखो जी, ROA ऑफ DDL is better than that of HBL. ROA of HBL is higher, DDL is higher than HBL because it is earning higher ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ख्याल है? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो कोई फ़र्क खास है नहीं, क्या ख्याल है? तो ज़्यादा फ़र्क किस वजह से पड़ रहा है? और जीपी का हर फ़र्क आपको पता आगे जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अर्निंग हायर ग्रॉस प्रॉफिट्स। अब कंफर्म नहीं है क्यों कॉस्ट ऑफ सेल कम आ रही है, तो मे के साथ लिखना है ना, ठीक है। तो कैसे लिख रहे थे हम? हायर देन HBL। आगे क्या लिखा था आपने? हायर देन HBL बिकॉज इट इज़ अर्निंग higher GP, because DDL is earning higher GP which may be due to, अब ये हमने पक्का तो नहीं है ना, रीजन बतानी है। which may be, फर्क सिर्फ वहीं पे आ रहा है खास, बाकी को खास फर्क आया नहीं ना, ठीक है। which may be due to economies of scale, which may be due to economies of scale obtained by, वो उसी के अंदर ही आ जाता है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह, स्केल बड़ा किया, बल्क में खरीदा। चलो ठीक है, मतलब एक बात भी हो सकती है, ठीक है। विच मे बी ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑब्टेन्ड बाय DDL ड्यू टू इट्स, आगे वो क्या था, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कंपनी है ना, ड्यू टू इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग इन द मार्केट, ड्यू टू इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग इन द मार्केट। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी बहुत फ़र्क होता ना, तो हम ये भी लिख लेते, फिर हम PBIT की बात करते, इट इज़ अर्निंग हायर PBIT विच मे बी ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ सेल, जो भी बताया, एंड टाइट कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अगर वो भी साथ में होता तो खैर ऐसा ना हुआ, खास ना हुआ ऐसा, ठीक है। अब ये तो आपने कर ही लेना था, असल में तो अगली रेशो ने गेम डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट रेशो कौन सी है जी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या इक्विटी? इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है जी? पैट माइनस कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है कोई? नहीं है ना, तो पैट ओवर इक्विटी। एवरेज क्या करें, है ही क्लोजिंग, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड होता तो ये मैं लिख नहीं सकता, मैं यूँ करता, ये इक्विटी है और ये लॉन्ग टर्म डेट है और इसका टोटल क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हमने क्या लेना है जी? हमने क्या लेना है? 26 जमा 13, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, ठीक है जी। हाँ जी, और डायरेक्ट ही लिखें आप जी। कितना है जी? पैट कितना है? 13 डिवाइडेड बाय, अब नीचे इक्विटी लिखनी है, इक्विटी क्या है? 26 प्लस 13, तो 26 प्लस 13 इंटू 100 इज इक्वल टू 33.3%। और दूसरी कंपनी का पैट है 101 और इसके एवरेज इक्विटी है इक्विटी है 257 जमा 110 जी। 101 डिवाइडेड बाय 257 प्लस 110 इंटू 100
अजीब, ये कितना था जी? 101। क्या जी? अजीब। एक कंपनी जो हायर रिटर्न ऑन एसेट कमा रही है, वो कंपनी लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी कमा रही है, फंस गए। इंटरेस्ट और टैक्स बोला आपने, ऐसे ही है? इंटरेस्ट और टैक्स बोला। इंटरेस्ट और टैक्स कोई इतनी खास फिगर बड़ी होती नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, असल मसला न्यूमरेटर का यहाँ पे है ही नहीं। अब गेम क्या है वो समझिएगा, असल मसला डिनोमिनेटर का है। असल मसला डिनोमिनेटर का है। अब मैं आपको समझाता हूँ, बात समझाता हूँ, ठीक है? इसके लिए एक्सेल खोल लेते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि एक्सेल से चल रहा है ना, वन नोट बंद होया ना। मेरा आपसे सवाल है कि मसलन एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, ठीक है? मेरा ये सवाल है कि गियरिंग का क्या असर पड़ेगा पीबीआईटी पे? गियरिंग का, गियरिंग किसे कहते हैं पता है ना? गियरिंग किसे कहते हैं? लोन को और इक्विटी को, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? अच्छा, लोन और इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें जो लोन है वो गियरिंग है, लोन का पैसा, ठीक है ना? तो मेरा सवाल क्या है, गियरिंग का क्या असर होता है पीबीआईटी पे? कुछ नहीं। क्यों? हाँ चलो, एक मिनट। इक्विटी मसलन हम यहाँ पे लिखते हैं जी इक्विटी, और फिर क्या है जी? लोन। अब एक कंपनी है जिसकी 100 इक्विटी है और लेट्स से 10 लोन है, ठीक है? और इसका पीबीआईटी जो है वो 30 रुपये आ रहा है, ठीक है? और इंटरेस्ट एंड टैक्स लेट्स से इकट्ठा कर देते हैं, एंड कितने गया था? इंटरेस्ट एंड टैक्स लेट्स से वो 1 रुपया आ गया, ठीक है? वो ज़रा 30 के ऊपर 10% मैंने ले लिया, या जो भी कर लिया, ठीक है जी? तो पैट कितना आ रहा है? पैट कितना आ रहा है? 29, ठीक है जी, सही है। अब मैंने आपसे पूछा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का भी ले लेते हैं, ठीक है जी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरी का भी। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला करता है जी? पीबीआईटी डिवाइडेड बाय, इसका भी टोटल यहाँ कर लेते हैं यार, ठीक है जी? कितने परसेंट आ गया? 27%। ये क्या? अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरी कंपनी है, उसके अब 110 ही हमने कैपिटल एम्प्लॉयड रखना है, ठीक है ना? लेकिन हम गियरिंग को बदलते हैं समझने के लिए, ठीक है? मिसाल के तौर पे इनका 60 रुपये का की इक्विटी है और 50 रुपये का इसमें डेट है, तो हमारे पास 110 की आ गई इक्विटी, ठीक है जी? फिर पीबीआईटी पर क्या असर होगा? इसका कोई असर नहीं है। बात समझिएगा, ये वो पैसा है 110 रुपये, वो पैसा है जो बिजनेस ने इस्तेमाल करके प्रॉफिट्स कमाने हैं। तो पीबीआईटी को नहीं पता कि ये जो पैसे बिजनेस में लगे हुए हैं, जिनसे मैं कमाया गया हूं, ये लोगों के हैं या ओनर्स के अपने हैं। पैसा तो पैसा है, पीबीआईटी को कोई पता नहीं है। बात समझ रहे हो? ठीक है ना? हाँ, वो अलग बात है कि जब पीबीआईटी
मैंने लोन इंटरेस्ट बस लिया, टैक्स लिया ही नहीं, ठीक है ना। इंटरेस्ट और टैक्स एक कर दिया था, वो मतलब कि मैंने कहा ये टैक्स है ही कोई नहीं, ठीक है ना, टैक्स कोई नहीं, बस ये हटा देता हूँ। मैंने वो 10% अज्यूम कर लिया था ना, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बन जाएगा जी, मसलन अगर उसका 1 था तो इसका 5 है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या आ गया जी, 25। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ रहा है, क्यों, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लेता है, रिटर्न ऑन पीबीआईटी को पकड़ता है और कैपिटल एम्प्लॉयड को पकड़ता है। तो रेशियो निकाल के देख लिया हमने, तसल्ली हो गई, पीबीआईटी नहीं बदला। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने इक्विटी प्लस डेट लेना होता है, तो वो भी टोटल में कोई नहीं बदला। मसला तो किसका है, अब अंदर खाते अगली बात क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पर क्या था, 27 रुपये बिजनेस ने कमा लिए, पैसा जहाँ से मर्जी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब दोनों कंपनी में फ़र्क आने लगा है, ठीक है। एक वो कंपनी है, बड़े ध्यान से देखना, उधर ना देखो भाई, अभी इधर देखो, ये बात समझ आई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कहा पीबीआईटी पे गियरिंग का कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि पीबीआईटी उससे पहले की बात है। गियरिंग अगर ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, और अगर इक्विटी डेट ज़्यादा है, ये इक्विटी ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा आएगा, दोनों ही बाद में आने। पीबीआईटी पे गियरिंग का कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी बात, तो फिर आरओसीई के ऊपर भी नहीं पड़ा, गियरिंग का कोई असर पड़ा, क्योंकि हमने तो डेट प्लस इक्विटी ले लेना है, तो उसमें कितने % डेट है हमारी बला से, क्लियर है। अब अगली बात, डंडन 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 डेंजरस बात, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, आप कहोगे सर रिटर्न ऑन इक्विटी में तो प्रॉफिट का असर है। मैंने कहा ये असर बहुत छोटा सा होता है, डिसीजन इस वजह से नहीं होगा, डिसीजन असल मुसीबत क्या है, डिनोमिनेटर की वजह से। बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, वो बिजनेस ने यूज करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बराबर बराबर कमा लिया। लेकिन जिस कंपनी में गियरिंग ज्यादा है, जिस कंपनी में गियरिंग ज्यादा है, तो उसकी इक्विटी फिर निस्बतन दूसरी के कम है। अब ये वो काम है जो आज सिखाना है, दोबारा रिवाइज कराना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। रेशो के आंसर में डिनोमिनेटर, रेशो कहां से आता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। किसी रेशो का डिनोमिनेटर अगर कम हो तो उस रेशो का आंसर ज़्यादा आएगा। क्या ख्याल है, यानी देखने में तो बराबर बराबर था, लेकिन आपके ख्याल में अच्छी कंपनी कौन सी है, अच्छी कंपनी कौन सी है, अच्छी कंपनी तो वही है कि जो अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पे ज़्यादा चल रही है और ज़्यादा प्रॉफिट्स उन्हीं को कमा कर दे रही है। लेकिन अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्या है ये, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है, पैट माइनस कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना। अच्छा, अब 29%। अब कौन सी कंपनी बेहतर है, जिसके अंदर ज्यादा पैसा हमारा है, हम यही कह रहे थे ना, ठीक है। तो मैंने जनाब इधर भी आरओई निकाली, तो आरओई ज़्यादा आ रही है, किसकी, जिसमें लोगों का पैसा ज़्यादा है। अब समझ नहीं आ रही, ये असल में वहाँ पे हुआ है। अब समझो बात को, मामला पता है क्या है, मामला ये है कि इस कंपनी के अंदर देखें तो जो पैसे कमाए हैं बिजनेस ने 25, उसको डिवाइड हमने किया है छोटी फिगर से, तो डिनोमिनेटर के कम होने से रेशो का आंसर ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो देखने में तो ये धोखा दे रही है कि ये कंपनी बेहतर है, और है भी बेहतर आरओई के मुकाबले में। लेकिन आईकैफ ने फिर इसके अंदर रीज़न क्या लिखी कि लॉन्ग टर्म के अंदर इनको सॉल्वेंसी के इश्यूज आ सकते हैं कल को जाके, क्योंकि ये ज़्यादा पैसा लोगों का पड़ा हुआ है, ये कोई पक्की मजबूत पैरों पे खड़ी हुई कंपनी ना हुई फिर। इसीलिए जो इन्वेस्टर है ना, वो ज़्यादा इसके ऊपर रिलाय करता है, इसके ऊपर रिलाय नहीं करता। इन्वेस्टर ज़्यादा किस पर रिलाय करेगा, ये ज़्यादा रिलायबल रेशो है, क्योंकि इसके अंदर देख लो आप गियरिंग का असर निकल गया हुआ है। गियरिंग के असर के अलावा ये दोनों ठीक है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी किस पे नज़र आ रही है, 41, इस पे ज़्यादा। तो देखने वाला भाग के इधर चला जाएगा, हालांकि ये परसेंटेज है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के अंदर जाके गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। ये मामला असल में हमारे साथ हुआ था कि हम देखने में तो रिटर्न ऑन एसेट तो डीडीएल का अच्छा था,
फिर रिटर्न ऑन इक्विटी डीडीएल का कम क्यों आ गया? अब जरा सोच के बताओ, मैं सवाल पे फिर जाऊंगा। प्रोबेबली क्या हुआ होगा, जिसकी इक्विटी ज्यादा होती है उसकी ये रेशो कम आती है। जिसकी इक्विटी, जरा माजरत मैं यूं करके लिख गया, हमें यूं नहीं लिखना चाहिए था ना, हमें यूं लिखना चाहिए था, है ना। हमारी सिचुएशन तो ये है ना, ये क्या, एक तो अपनी मशीन अपनी होती है जी, ठीक है जी। तो ये हमारी कंपनी ए है, ये बी है, ठीक है। ये कहानी थी हमारे सामने, ठीक है, सही है। अब ये कहानी, अब मैं यूं कह रहा था कि देखो असल में तो इसके प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं एसेट से जो कमा रहा है ये, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका क्यों कम आया है? तो मैंने कहा एक असूल हमने बनाया है कि जिसकी इक्विटी कम होगी एज कंपेयर टू डेट, यानी जिसकी, यूं कह लें, जिसकी गियरिंग ज़्यादा होगी तो उसकी इक्विटी कम होगी। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, इधर देखो ना, जिधर मैं होता हूँ वहां रहा करो ना, जिसकी इक्विटी ज्यादा होगी, बल्कि सॉरी, जिस तरह मैं बोला था, जिसकी गियरिंग ज्यादा होगी कैपिटल एम्प्लॉयड में, उसका कैपिटल कम, उसकी इक्विटी कम। कैपिटल एम्प्लॉयड में जिसकी गियरिंग ज्यादा उसकी इक्विटी कम। अगर इक्विटी कम तो डिनोमिनेटर में फिगर आएगी कम, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो का आंसर शूट कर जाएगा। यही वजह होगी, आप बैलेंस शीट जाके देख लें, यही वजह होगी लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कंपनी के अपने फंड्स यूज हो रहे होंगे, उन्होंने लोन लिया होगा कम, ठीक है, जबकि नई कंपनी के लोन्स होंगे ज्यादा। अब जब कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे ओवरऑल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इसकी गियरिंग होगी ज्यादा तो इसकी इक्विटी होगी कम। जब इक्विटी कम होगी तो डिनोमिनेटर में क्या पढ़नी है, इक्विटी, तो वो रेशो को क्या करा देगी, शूट करा देगी, ठीक है। अब जाकर देखते हैं, ये सिर्फ मैंने इस काम के लिए सवाल कराया, ठीक है, वरना इस सवाल में क्या था, कुछ भी नहीं था। चेक करो, अब मेरे पास वो वन नोट नहीं लिख रहा ना, इसलिए देखो जरा, ये टोटल क्या है जी, कितना, 367 और ये 44, इसका टोटल करो जरा। 411 रुपए के कैपिटल एम्प्लॉयड में इसकी गियरिंग सिर्फ 44 है। कितने परसेंट बनती है वैसे टोटल के साथ? इसकी 1% समझ लो, 1%, 10% गियरिंग इसकी है। इसको चेक करो तो टोटल में आधे से ज्यादा लग रही है। तो फिर क्या हुआ, इसकी अगर गियरिंग 54% है, इसकी गियरिंग ज़्यादा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इसका इक्विटी कम है। इसकी इक्विटी, भाई बिजनेस को नहीं पता होता कि ये पैसा ओनर लाया या बैंक से आया, बिजनेस तो पैसा यूज करके प्रॉफिट कमा रहा है। इसीलिए मैंने कहा पीबीआईटी पर कोई असर नहीं पड़ता गियरिंग का। प्रॉफिट्स तो बिजनेस ने सेम कमाने हैं, वो पैसा ओनर घर से लाए या बैंक जो है वो लोन के तौर पर पैसा डाले, बिजनेस में पैसा डला हुआ है तो बिजनेस उसको यूज करके प्रॉफिट्स कमा रहा है। प्रॉफिट्स कमाने की हद तक बिजनेस को गियरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना लोन है, कितना इक्विटी है, ठीक है, उससे आगे गेम ऑन होती है। ठीक है, एक असर यह भी है कि गियरिंग अगर ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कुछ कम आएगा बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट, लेकिन बहुत बड़ी वजह वो नहीं है। वो प्रॉफिट तो ऐसे, वो जैसे भैंस है, वो डिनोमिनेटर है और प्रॉफिट जो ऊपर पड़ा है वो दूध है, क्या फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है ना, ठीक है। तो फर्क पड़ रहा है नो डाउट न्यूमरेटर में, पर असल डिसीजन जिस वजह से बदल रहा है वो क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये बात समझ आई है, ठीक है। हाँ, तो यही तो मसला है। HBL एक छोटी कंपनी है, HBL का गियरिंग ज्यादा है, जिस वजह से HBL की इक्विटी कम है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में। मैंने इसलिए तो उलट किया है उस एग्जाम्पल में भी जाके, पहले गलती से मैं ना वो दूसरा कर गया था, ठीक है ना। असल में मैंने इसीलिए फिर ये यूं किया है। ये हमारी क्या है, ये यूं समझो, ये हमारी छोटी कंपनी है, ठीक है, और ये हमारी बड़ी कंपनी है, ओके, समझ आई बात। छोटी कंपनी है, उसमें गियरिंग ज्यादा है, जब गियरिंग ज्यादा है तो उसकी इक्विटी कम है, तो डिनोमिनेटर के अंदर इक्विटी पड़ी तो इसने रेशो को बढ़ा दिया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस वजह से मैं यहां पे आया। तो भाई पुरानी कंपनी है, उसके अंदर चूंकि इक्विटी ज़्यादा है
तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होने की वजह से रेशियो का आंसर कम आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बुरी कंपनी है। अब हमने इसको ये बताना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो बड़ी कंपनी की, मतलब छोटी कंपनी की बेटर है, लेकिन ये छोटी कंपनी लॉन्ग रन में इसको सॉल्वेंसी के इश्यूज हो सकते हैं ड्यू टू हाई गियरिंग। ठीक है, अब ये पॉइंट लिख लें। नहीं की हमने उसूल बना लिया बस। अब ये लॉजिक लिख लो, यहाँ पे डिब्बा बना के लॉजिक लिखो। ये बात ये हर जगह ही ऐसे होगा, क्योंकि गियरिंग जितनी ज्यादा होगी इक्विटी उतनी कम होगी कंपैरिजन में। कैपिटल एम्प्लॉयड तो दोनों का मजमूआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिब्बा सा लगा के असूल लिख लो, ये वाली बात लिख लो कि अगर कंपनी की गियरिंग ज्यादा होगी तो इक्विटी कम होगी, गियरिंग ज्यादा होगी तो इक्विटी कम होगी, जिस वजह से आरओई कम आएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कम आएगा। ठीक है, ओ सॉरी ज्यादा आएगा, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ जी, क्या बोला था मैं? अगर गियरिंग ज्यादा होगी तो इक्विटी कम होगी, इक्विटी कम होगी डिनोमिनेटर में कम पड़ेगी ना, इक्विटी कम होगी तो रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा आएगा। ठीक है, अच्छा ये बात हर चीज को कॉमन रखते हुए किया हमने। ये देखो, सेम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों कमा रही हैं क्योंकि बिजनेस में पैसा बराबर लगा हुआ है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा रिलायंस इस पे लोग करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या गड़बड़ हो गई, हालांकि बराबर सब, वहां पे हमारी कंपनियां बराबर नहीं है, यहाँ पे तो सब बराबर था, फिर यहाँ पे कैसे ये बेहतर हो गई छोटी कंपनी? क्योंकि इसकी गियरिंग ज़्यादा थी, इक्विटी कम थी, डिनोमिनेटर में इक्विटी पड़ी, तो उसने क्या कर दिया। ठीक है, अब लिख लो इसमें क्या लिखोगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ HBL is better, however it may face solvency issues, it may become so insolvent, यूं भी लिख सकते हैं। However, it may face solvency issues in future due to its high gearing. इधर देखें जी, डिफरेंस इज प्राइमरली ड्यू टू हायर ग्रॉस प्रॉफिट, हमने भी लिखा, जिस वजह से ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गई है। वेल एस्टेब्लिश्ड है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है, ठीक है, हायर मार्जिन मिल रहे हैं। HBL रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है DDL से, हायर रिटर्न ऑन HBL इज ड्रिवन बाय इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग HBL हैज़ हाई डेट इक्विटी टू गियरिंग रेशियो एज कंपेयर टू DDL। तो ज़रा हमने अपने अल्फाज में लिख लिया। ठीक है, तो ये एक सवाल था जी। डिविडेंड नहीं, वो यही तो असल में कर रहे हैं ना, असल में कहानी तो यही है कि ये जितना कमा रहे हैं, ठीक है, उसको जब बांटते हैं तो देखो ना, 29 को 100 से डिवाइड कर रहे हो, इधर 25 को सिर्फ 60 से, तो इसका मतलब ज़्यादा एलोकेट कर देते हो अपने शेयर होल्डर्स को, तो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं भी रह सकते, इंसॉल्वेंसी जो है सॉल्वेंट नहीं रह सकते, इंसॉल्वेंट हो सकते हो, यही तो बता रहे हैं। ठीक है, तो डिविडेंड पे असर पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं बढ़ना, जितनी ओनरशिप है, बाकी इंटरेस्ट वाले भी तो लेकर जाते हैं ना अपने पैसे, तो वो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा उधर से डिविडेंड, तो ये चीज़ें तो चेंज होती रहती। ठीक है, अच्छा जी, अब तशरीफ़ की टोकरियाँ लाइए इधर। ये अब टिक नहीं हो सकता, गन तो बड़ा मारना था इसके ऊपर हमने, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज मेरा वन नोट मुझे जवाब दे चुका है। तो ज़रा यार चेक करना आमिर भाई, वो IT वाला भाई मेरे कमरे में बैठा हुआ था, दूसरा लैपटॉप शायद, दूसरा भी 6-8 साल पहले शायद उसको मैंने सिंक किया था, फिर मैंने कहा सही तो चल रहा है, तो जब मुसीबत पड़ती है तो ऐसे एकदम ही पड़ती है, तो उसको ऑन किया तो उसमें पड़ा ही वन नोट पुराना था 10 वाला, और वो 11 वाला होगा, फिर उसको वो डेटा उठाएगा क्लाउड से, फिर पता नहीं
क्या होवेगा। बहरहाल जब नहीं होता था तब भी तो पढ़ते थे, हैं जी, तो वैसे ही पढ़ रहे हैं लोग तो हैं क्या। अच्छा, नहीं ये तो आपके लिए यूटेंसिल है, आपको तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, ये 17 मैंने करा दिए, टिक कर लो। 16वां आपको करा चुका हूँ, टिक कर लो। 15वां आपको होमवर्क दिया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ड्यू टू इट्स रिक्वायरमेंट। प्लीज़ रिक्वायरमेंट पढ़ के ध्यान से एड्रेस करना, आपको सब आता है यार, ठीक है, पर गड़बड़ ना कर देना। इस अटैम्प्ट के अंदर बच्चों ने, मैंने सर्च किया, सबसे बड़ी गलती ये की थी कि रेशोज निकाली और अंधाधुंध इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, रीजन ऑफ वेरिएशन दे रहे हैं। भाई रट्टे मत लगाओ, पढ़ो तो सही क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कंपनी को खरीदने आए हैं, वो कह रहे हैं ये बेंचमार्क रेशोज अचीव कर लो तो खरीद लेंगे। तो अब मैनेजमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, आप इस साल की रेशोज निकाल के बताओ, उन स्टेप्स के उठाने से अगले साल में बेंचमार्क के करीब जाएंगे या दूर होंगे। है रीजन ऑफ वेरिएशन ही, पर उसको इस तरीके से बताना है कि बढ़ेगी या कम होगी, ये सोच कर लिखना था कि इस स्टेप से हम जाएंगे बेंचमार्क की तरफ। जीपी बढ़ सकता है जी इस स्टेप से, ठीक है जी, बेंचमार्क अचीव होने की कोशिश हो रही होगी, और किसी काम से बेंचमार्क से पीछे आ रहे होंगे जी, ठीक है। तो इस तरह से था सवाल। तो जिस बच्चे ने किया उसने कहा जी ये ठीक था सवाल। दाल ही लिमिटेड एक ये कराना है मैंने, भाई ख़त्म करना है आज इंशाल्लाह, रेशो ख़त्म करके उसके बाद फिर पास पेपर के हमने को 5 सवाल निकाले हैं जो हमने करने हैं। 9 में से एक IS 41 निकल गया, उसकी जगह आया रेशोज़ का सवाल। ये प्रेशापुर जो है ये बेसिकली रेशोज़ का ही है, रिसेंट अटैम्प्ट का सवाल। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, चलें ठीक है, वो देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो IFRS 9 के 2 सवाल हैं वो भी हमने क्लास में ही कर लिए थे, ठीक है। तो इसी तरह से आई थिंक एक और भी सवाल ऐसे ही है, हमने वो कर लिया। तो हमने देखा था कंसोलिडेशन वाला सवाल रहता है हमारा, IS 12 वाला सवाल रहता है हमारा, उसके बाद IFRS 15 वाला सवाल रहता है हमारा, MCQs रहते हैं। तो ये 3-4 सवाल हैं। कल बस थोड़ी सी ज़रा शफकत करनी है। बाइक वाला तो कोई नहीं ना है जो इधर आया हो, बाइक वाला तो कोई नहीं ना आप लोगों में से, क्योंकि मेरे ख्याल में कल सुने बाइक पे शायद को पाबंदी होगी, बसंत कल शुरू हो रही है ना कल से, तो आप लोग इधर ही हो गई, या तो पढ़ रहे हो गए यहीं बैठ के, ठीक है ना, और या फिर आप करीब से आते होगे तो पैदल आ जाना बस, कल का दिन एक आ जाना, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अच्छा मैं ये कह रहा था, मैंने ये प्लान शेयर किया था लेट आने वालों से पहले। दाल ई वाला सवाल इसलिए कराना है कि ये वर्किंग कैपिटल वाला है। उसके बाद ये होमवर्क में दिया था वेल लिमिटेड, ठीक है आपने पहले किए हुए हैं सवाल ये, और दूसरा मैंने ये नमाज के बाद ये इंक्रीज डिक्रीज़ वाला काम करा के 2-4 MCQs करा के फिर आपको छुट्टी दे देनी है आज, क्योंकि मैंने फिर तैयारी भी करनी है ना जाके कल की, ठीक है। उसके बाद फिर आके बस जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो कर लेंगे। ये बिल्कुल कमर वाला भी सेम सवाल था, पास पेपर ही करने लगे। कौन से पास पेपर? कल कर लेंगे, आज इसको तो पूरा कर लें, ठीक है। वैसे टाइम पे हो गया तो लगे हाथों एक आधा सवाल उसका भी उड़ा देंगे, फिर कल थोड़ा टाइम कम लगेगा, ठीक है। आपको पहले बुला लूँगा, सवेरे बुला के फ़र्क कर दूँगा। अच्छा सवेरे नहीं, ज़ोहर के बाद बुला लूँगा, फिर कम टाइम बुला लूँगा। अच्छा जी, आ जाएँ ज़रा दाले पे आ जाएँ, दाले पे जी, पढ़ें जी। ये इसलिए करा रहा हूँ, हर टाइप का मुझे पता है आप लोगों को रेशोज़ बहुत अच्छी आती हैं, पर मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा करना ही है ना, हर टाइप का एक सवाल कम से कम हो जाए। इंक्रीज़ डिक्रीज़ वाला करवाया, प्रेशापुर ज़रा अच्छा सवाल था, उसी जैसा ही था। उसके बाद हमने ये एक डिफरेंट सवाल वर्टिकल एनालिसिस वाला किया, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट था जिस वजह से मुझे ये कराना पड़ा, वरना वर्टिकल एनालिसिस तो आसान काम था। फिर ये वर्किंग कैपिटल रेशोज़ में इस तरह ऑपरेटिंग साइकिल पे आपसे सजेशन मांग लेता है, 2 से 3 सवाल इसी जैसे ही हैं यहाँ पर, रिवीजन प्लान में डले होंगे, बस कर लेना प्लीज़, इसको करना लाजमी, इसको छोड़ के मत चले जाना कि मुझे आता है तो करना, ज़रा जल्दी कर लेना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स FAR ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के लिए न्यू हैं तो इम्पॉर्टेंट है। रेशो से भी सवाल आ सकता है, EPS से भी आ जाए, फिर दोनों में से आ जाए, पूछेगा तो सही, नया टॉपिक आया है। तो प्लीज़ इनको अच्छे से कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, इनको आपने ईजी नहीं लेना, ये ईजी मार्क्स हैं पास होने के लिए, ना कि इनको आप जो है वो लूज़ कर दें, ठीक है। पढ़ें जी सवाल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल
कंप्यूट ऑपरेटिंग साइकिल डेज ऑफ डीएल फॉर 2023। आमिर भाई मिटा दें, ये सवाल करके हमने ब्रेक करनी है नमाज की इंशाल्लाह। फिर सजेस्ट वन पॉसिबल एक्शन फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल टू असिस्ट डीएल इन डिक्रीजिंग इट्स ऑपरेटिंग साइकिल डेज। तो बस हर कंपोनेंट के लिए एक। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला भूल गया मैं, पता नहीं क्या होता था जी। डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज प्लस होते थे और क्रेडिटर डेज माइनस। एक शॉर्टकट भी बताया था आपको, भूल गए हैं? डेट के साथ वो तो पता लगेगा, ठीक है, कि जब कस्टमर से पैसे आए, सप्लायर को आपने पैसे दिए और कस्टमर से पैसे आए, इन दोनों डेट्स के दरमियान जो दिन है वही है आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल। आपने जिस दिन पैसे पे किए और जिस दिन आपको पैसे वापस आए, यही है कैश साइकिल, ठीक है। लेकिन हमारा फॉर्मूला है पूरा डेटर डेज, क्रेडिटर डेज और इन्वेंट्री डेज, ठीक है जी। तो डेटर डेज, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू दाल ई लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 100 मिलियन है और ये मार्कअप ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट अगर निकालनी पड़े तो निकल सकती है। एवरेज करंट एसेट्स है 49। अच्छा, अब एवरेज करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री कितनी है नहीं पता, चलो खैर। डेटर्स कितने हैं, कैश कितना है अभी कुछ नहीं पता। एवरेज करंट एसेट्स 49 है, एवरेज क्विक एसेट्स 21 है, तो अज्यूम कर सकते हैं कि फिर बाकी इन्वेंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर है, सुभान अल्लाह, हमें मतलब डाटा ही ऐसा अजीब तरीके से दिया हुआ है कि इसको मैं सवाल कराने को पसंद कर रहा हूँ, बाकी तो सीधे सीधे तो सवाल कर ही लेता है ना बंदा, इसलिए ज़रा ये सवाल करा रहा हूँ। फिर क्रेडिटर पीरियड यूजुअली अलाउड टू कस्टमर 30 डेज है, क्रेडिट पीरियड यूजुअली अलाउड टू सप्लायर्स कितना है जी 60 दिन, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई वो क्या है, इन्वेंट्री डेटर्स कैश का टोटल 49 है। इन्वेंट्री यानी कि बैलेंस शीट, अगर क्वेश्चन नंबर कौन सा ये चल पड़ा, पेज नंबर डाल ई। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का अगर मैं सवाल नहीं अभी शुरू किया, मैं वैसे ही आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट्स बनाऊँ। तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री कितनी है पता नहीं, डेटर्स कितने हैं पता नहीं, कैश कितने हैं पता नहीं, ऐसे ही, ठीक है। पर टोटल करंट एसेट्स कितने हैं 49। अच्छा, और उसके बाद एक बात उसने बताई, क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स ये होते हैं, ये डेटर्स और कैश वगैरह ये क्या हैं, क्विक एसेट्स हैं। तो ये कितने हैं 49 था ना फिर टोटल, आपने ये 41 क्यों लिख पाया, 49 और ये कितना है इसका मुझे नहीं पता फिलहाल। तो ये सवाल में एक डेटा गिवन है, ठीक है, ये बात गिवन है। उसके बाद दूसरी उसने हम बात क्या बताई है, C प्लस P इज इक्वल टू S मार्कअप है कितने %। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको वन नोट पे लिख के देता होता हूँ ना जी। अच्छा, ये मुझे आदत है ना अब लिखने की कुछ ना कुछ जी। अच्छा, अब जी डेटर डेज का फॉर्मूला क्या है, डेटर डेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365। हालात देख लें अपने, फॉर्मूला ही नहीं याद, हमें तो बड़ा रेशो आता है। नहीं सर अभी पहुंचे नहीं है ना, हम पेंडिंग लेक्चर्स पूरे कर रहे हैं, कि हर किसी के अपने अपने मसले हैं, ठीक है। ले लो इजी बेटा, ले लो, रेशो को फॉर्मूला ही नहीं लग पाना फिर। तो डेटर डेज होते हैं एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल इनटू 365। अब शुरू करते हैं, एक वर्किंग सी ओपन करते हैं। फिलहाल तो मैंने लिखा डेटर्स डेज होते हैं एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365, ठीक है। अब उसने हमें एवरेज डेटर्स तो दे दिए मेरे ख्याल से, डेटर डेज दिए नहीं हुए, नहीं, ये तो क्रेडिट पीरियड यूजुअली अलाउड टू कस्टमर्स है, ओके।
365 हमारे पास है, डेटर टर्नओवर भी गिवन है, नहीं एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर गिवन है, ठीक है, 7 टाइम्स रिसीवेबल टर्नओवर है, तो डेटर टर्नओवर एक रेशो मैंने लगाई जी, डेटर टर्नओवर की रेशो लगा लेते हैं, ठीक है, जो मिल रहा है, ठीक? ये तो निकालना है ना, अभी इसका पता नहीं लग रहा, तो वर्किंग मैंने आकर लिखा जी डेटर टर्नओवर। अब टर्नओवर क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स, ठीक है। सवाल के अंदर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर कितना है जी 7 टाइम्स, क्रेडिट सेल्स कितनी है, सवाल में नहीं बताया, कैश सेल्स हैं तो फिर सारी की सारी क्रेडिट ही हैं, ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, बोलो सॉरी 7 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स वो हमें चाहिए थे, वो हम मेरे ख्याल में आराम से इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेटर टर्नओवर 7, फॉर्मूला लिख देते हैं, क्रेडिट सेल्स 100 है, एवरेज डेटर्स हमें चाहिए थे, तो एवरेज डेटर्स कितने निकल आए जी 14.3, ठीक है, तो जी 14.3 वर्किंग 1 कर देना इसको, क्या ख्याल, डिवाइडेड बाय कितना था जी 100 इंटू 365 इज इक्वल टू 52 डेज, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो इसको क्यों नहीं ले लिया हमने, और मैं लिख नहीं सकता सॉरी, इसको क्यों नहीं ले लिया हमने, इस 30 को ही क्यों नहीं ले लिया हमने, ये 30 क्या है बच्चों, 30 डेज क्या है, ये वो क्रेडिट पीरियड है जो यूजुअली हम अलाउ करते हैं कस्टमर को, ये तो वो है जो हम इंटरप्रिटेशन में वैसे लिखा करते थे, नहीं अगर आप इंटरप्रिटेशन मांगता हमसे इस रेशो पे तो हम कहते कि डेटर आर पेइंग कैश इन 52 डेज विच इज़ फार हायर देन क्रेडिट पीरियड अलाउड, तो ये वो क्रेडिट पीरियड है, इसको नहीं ले सकते थे, ठीक है, डन हो गया, चले। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट मुझे चाहिए इन्वेंट्री डेज, तो इन्वेंट्री डेज निकालेंगे कैसे, यार इसको ना यहीं पे ही मैनेज कर लेते हैं, ठहर जाओ, ये वैसे ही ज़रा मैंने फार्मूला लिख दिया था, माजरत फार्मूला ज़बानी होना चाहिए था, तो डेटर डेज, क्योंकि उसने डेज में वर्किंग कैपिटल निकाला, वर्किंग कैपिटल साइकिल निकलता ही डेज में, तो जी हमने यहाँ पर क्या लिखा था जी 14.3 वर्किंग 1 से डिवाइडेड बाय 100 इंटू 365 लिया था, तो आंसर आया था हमारा 52 डेज, ठीक है। उसके बाद नमाज का टाइम नज़दीक है, इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला आप ज़बानी बताओ, एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, इन्वेंट्री एवरेज तो नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, पर उसने वो जो मैंने बैलेंस शीट साइड पे बनाई है उसने वो बता दिया था कि 49 के हमारे पास एवरेज करंट एसिड्स हैं और 21 के क्विक एसिड्स हैं। अब इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यही अज्यूम कर सकते हैं कि बाकी सारी की सारी क्या है इन्वेंट्री है, क्या ख्याल है, ठीक है ना, तो 49 माइनस 21 सवाल में गिवन था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी कॉस्ट ऑफ सेल, हमारे पास तो सवाल में क्या गिवन है सेल, तो वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं जी, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है तो आप क्या कर लो जी, सेल गिवन है, सेल गिवन है 100, ये मार्कअप पर है 100 कर लो, कितना आता है 80, पूछ रहे हो बता रहे हो, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया आपने 80 से, वर्किंग 2 यहाँ भी कर सकते थे ब्रैकेट में, इंटू 365 इज इक्वल टू
जी बाकी भी चेक कर रहे हो? 128। अब आ ही गए हैं कुछ बच्चे आस्ते आस्ते तो जी। क्रेडिटर डेज में हमें क्या चाहिए जी? एवरेज क्रेडिटर्स ओवर। अच्छा, अब पेएबल टर्नओवर भी गिवन है, ऐसा ही है? कितना है पेएबल टर्नओवर? 9 टाइम्स। तो 9 इज इक्वल टू, उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? हाँ, अब परचेजेस, अब परचेजेस की फिगर भी नहीं है और इन्वेंट्री भी नहीं है, क्या कर लें फिर? क्रेडिटर डेज को निकालना है जी, ठीक है। तो मैंने एक काम सिखाया था आपको, अगर याद हो तो, डेज को टर्नओवर को डेज में कन्वर्ट करने का तरीका सिखाया था, याद है कि नहीं? नहीं याद है तो लिखा हुआ था जब तक हमारा वन नोट चलता था। ये देखो जी, टर्नओवर को डेज में कैसे कन्वर्ट कराया था जी? मसलन डेटर डेज में कन्वर्ट करना है टाइम्स को, तो मैंने कहा था जी 365 को टाइम्स से डिवाइड कर दो। तो यही काम पिछली रेशो में भी हो सकता था कि नहीं? क्या ख्याल है? वो भी चेक कर लें, और यहाँ फंस गया हूँ इसलिए यहाँ पे ये करवा भी दें। क्या करना है जी हमने? 365 डिवाइड बाय टाइम्स। ज़रा चेक करें, इसको ज़रा चेक करें। ये ऐसे निकालने की बजाय 365 डिवाइडेड बाय 7 करें, क्या आंसर आता है? सुभान अल्लाह। तो की हुई बात भूलनी नहीं है। देखो कितना आसान काम था। ऐसे ही यहाँ पर तो और असर है, और हल ही कोई नहीं है। तो 365, मतलब सादा बात यार, कि अगर 9 दफ़ा ये देते हैं पैसे तो फिर 365 से डिवाइड कर लो, कितने दिन दो देते हैं, ठीक है जी? 41 डेज। ये हो जाएगा माइनस, और आपका कैश साइकिल क्या आ गया जी? या वर्किंग कैपिटल ऑफ जी कितना? 139 डेज। तो ये कौन सी रिक्वायरमेंट है जी आपकी? ए है, बी है? ए। तो चले, दोनों तरीके देख लिया हमने, अच्छा हो गया। अब लिखें जी, उसने क्या कहा है? तीनों के बारे में एक एक एक्शन बताओ जिससे असिस्टेंस मिले डीएल को कि वो ऑपरेटिंग साइकिल डेज को कम करने में कामयाब हों। तो भाई सादा बात, रिसीवर्स पैसे देर से दे रहे हैं, डेटर्स पैसे देर से दे रहे हैं, कोई स्टेप बताओ जिससे जल्दी दे दें पैसे, डिस्काउंट दे दें। तो पहला पॉइंट लिखें, बी, हेडिंग है ना बी, पॉसिबल एक्शंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग साइकिल, अंडरलाइन करके पॉइंट 1 लिखें। फिर पॉसिबल रीजंस, पॉसिबल एक्शंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल डेज, या फॉर डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग साइकिल डेज, दोनों बातें लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखें, अलाउ सेटलमेंट डिस्काउंट टू डेटर्स फॉर स्पीडी रिकवरी। अलाउ settlement discount to debtors receivables for speedy recovery। जल्दी पैसे देंगे तो देखो, जल्दी पैसे देंगे ये डेज कम होंगे, ये कम होंगे तो ये भी कम होगा, ठीक है। काफ़ी है, एक दूसरा लिखो बाकी। इन्वेंट्री के लिए लिख लो, क्रेडिटर्स के लिए लिख लो, इन्वेंट्री के लिए लिखो, पहले तरतीब से चलते हैं। दूसरे नंबर हमारी क्या है जी? इन्वेंट्री। बड़े डेज आ रहे हैं, जल्दी बिकना शुरू हो जाए, कोई स्टेप आप बताओ। सेल प्राइस कम करें, यानी डिस्काउंट दे दें, हैं? तो लिखो नंबर 2, प्रमोशनल डिस्काउंट ऑन सेल में बी गिवन। प्रमोशनल डिस्काउंट, प्रमोशन लगा दो, प्रमोशनल डिस्काउंट ऑन सेल में बी गिवन फॉर क्विक कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू सेल। समझ आती है बात? पॉइंट 3 लिखें, क्रेडिटर्स को खजल करें। हाँ, डू पेमेंट लेट
खजल हिम 60 डेज क्या है हमारे पास। तो इधर देखो हम 41 डेज में कर रहे हैं, तो एक तो 60 डेज में करें, लेकिन उससे भी बेहतर है एक और स्टेप भी, दोनों ही लिख लेना, ठीक है। वो क्या है, बेटर क्रेडिट टर्म्स निगोशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यूं लिखें कि अलाउड क्रेडिट पीरियड may be used allowed credit period may be used and we may negotiate better credit terms with supplier। क्योंकि ये भी हो सकता है ना, देखो इधर देखो, सप्लायर को जल्दी पेमेंट कर रहे हो, शायद डिस्काउंट मिलता हो हमें, तो वो चला जाए तो बस मसला तो है ना। तो इसलिए ये बात भी लिख लो, दूसरी भी लिख लो, क्रेडिटर का टाइम अगर बढ़ाना हो आपने तो उसके लिए आपने हमेशा क्या लिखना है जी, निगोशिएट बेटर क्रेडिट टर्म्स, ठीक है, विद सप्लायर। पार्ट 1 क्लोज कर दें।